गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग सभी को पहले से बोला जाता है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले, सुनने से पहले आपको उस लेसन का 4 से 5 पेज कम से कम 4 से 5 पेज कम से कम आपको क्या करना है तो पढ़ना है। उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखिए। देन उसके बाद जो वीडियो देखने के बाद आप फिर से पढ़ रहे हैं, अभी चूंकि गूगल क्लासरूम में आपको बोला जा रहा है प्रॉब्लम बताना, तो जो फिर से पढ़ रहे हैं वहाँ पे पेंसिल लेकर अंडरलाइन कीजिए जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, और वो आस्क टू मी, मेरे से वो पूछना है। कब? जब आपको गूगल क्लासरूम में बोला जाए उस लेसन का क्या प्रॉब्लम है। देन तब आप हमको जब बोलेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम का हम आपका क्रेडिट ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे लेसन ख़त्म होगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछला बार पढ़े थे हम लोग दाएं हाथ का नियम पढ़े थे और दक्षिण हस्त नियम पढ़े थे मैक्सवेल का। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो बाम हस्त का नियम का मतलब क्या हुआ? बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा जानी जा सकती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठे धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। दैट मीन्स फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाएं हाथ का नियम को बताया। बायां हमारा ये हाथ है, दिख रहा होगा तुम लोग को। तो ये इस तरह से इसको बताया गया है। इसमें सबकी अलग अलग जो है क्षेत्र बताया। अंगूठा का बताया बल, और इस तर्जनी को बताया क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको कहते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बोला, और इसका नाम बोला मध्यमा। मध्यमा का मतलब धारा, अर्थात इससे धारा जा रही है, ये चुंबक क्षेत्र को बता रहा है, और ये क्या हो रहा है तो बल लग रहा है इस पे। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसी चीज के आधार पर इसको बताया गया। उदाहरण के लिए यदि एक ऊर्ध्वाधर तार के धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो और चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर हम तार पर लगने वाले या लगते हुए बल की दिशा निकाल सकते हैं। बाएं हाथ की मध्यमा को धारा की दिशा में अर्थात ऊपर की ओर तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात पश्चिम की ओर करने पर हम पाते हैं कि अंगूठा दक्षिण की ओर इंगित करता है। अतः इस प्रकार से फ्लेमिंग जो है बताया इस तरह से कि अगर कोई एक क्षेत्र, मतलब ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना, तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो, चित्र में देखोगे धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो रही हो, और चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर, जो हमारा एक चरपुट रखा हुआ वो क्षेत्र हो गया चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर हम तार पर लगते हुए बल की दिशा निकाल सकते हैं। और इससे हम लोग जो इस पर बल लग रहा है उस बल की दिशा को हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे इस पर बल लग रहा है। बाएं हाथ के मध्यमा का धारा की दिशा में अर्थात ऊपर की ओर तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात पश्चिम की ओर करने पर हम पाते हैं कि अंगूठा दक्षिण की ओर इंगित करता है। अतः चालक पर बल की दिशा दक्षिण की ओर होगी। बाएं जो हमारा है ये बायां हाथ है, इसमें हमारा जो दिशा बता रहा है वो किधर की ओर बता रहा है, बल तो दक्षिण की ओर लग रहा है। इस प्रकार से हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। वलयों को कार्बन के ब्रशों B1 B2 हल्के से स्पर्श करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तुम लोग देख रहे होगे चित्र में, एक यहाँ पे क्षेत्र चुंबक है
जिसको नाम दिया गया है ए और डी, देखोगे तो, है ना। इसके अंदर एक आर्मेचर है और आर्मेचर में जो है तांबे का तार लपेटा हुआ है और उसमें आर्मेचर के दोनों छोर पतले पीतल के खंडित वलय से जुड़ा हुआ है। पतले देखोगे यहाँ पे वलय है B1 B2, है ना, और खंडित वलय R1 R2 से स्पर्श हो रहा है। R1 R2 जो है उससे स्पर्श से जुड़े होते हैं। वलयों के को कार्बन के ब्रशों B1 और B2 हल्के से स्पर्श करता है। दैट मीन्स जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर में जो छोर है एक, उसमें R1 R2 है और जो वलय है उसमें, और वह दोनों किससे जुड़ रहा है? कार्बन B1 B2 से। अच्छा, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के AB तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रबल्य समान हैं परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। इनसे एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है? आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। दैट मीन्स यह जो एक यहाँ पे अगर मान लो ये जो बैटरी है ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है, आर्मेचर में क्या देंगे? धारा, तब क्षेत्र चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली AB तथा CD भुजाएं आप पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। ये जब आर्मेचर में जो R1 R2 और पर B1 B2 से हम विद्युत इसमें देंगे बैटरी से, तो क्या होगा? ये घूमने लगेगा, क्योंकि दोनों ओर जो है उल्टा विपरीत क्षेत्र आ जाएंगे। तो विपरीत क्षेत्र फिर अपना सीधा क्षेत्र में जाएगा, फिर सीधा में आएगा तो विपरीत फिर हो जाएगा। इस तरह से वो घूमते रहेगा परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। इसके एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। इसी कारण जो है आर्मेचर क्या होता है? घूर्णन करेगा। आधे घूर्णन के बाद जब CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे की ओर आ जाती है तब बलों के स्थान भी बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं वही बनी रहती है। अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से जो है घुमाता रहता है और ये हमेशा क्या होगा? एक ही तरह से उसको घुमाएगा, क्योंकि जब भी वो दिशा बदल कर जाएगा उसमें तो वो फिर से उसी तरह का हो जाएगा। विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए तो मोटर विद्युत पंखा बन जाता है। अगर इस पर ब्लेड लगा देंगे, जैसे हम लोग का पंखा चलता है, तो वह उसी तरह से उसमें ब्लेड लगा देने से वो पंखा हो जाएगा। धुरी में पट्टी लगाकर मोटर द्वारा मशीन जैसे लेथ मशीन को चलाया जाता है। टेप रिकॉर्डर के विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, टेप रिकॉर्डर में विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं इसी के द्वारा। तो इस तरह से ये मोटर का उपयोग हम लोग करंट डालकर जो है उसको चलाते हैं। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में यह दिखाया कि यदि किसी चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक दक्षिण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुआ पहला, तो उसमें मतलब हुआ कि चुंबक से भी कुछ होगा। सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 में दिखाया कि चुंबक तथा तार की बनी एक बंद कुंडली अगर बना दें तो बीच की दूरी को शीघ्रता से बदल जाएगा। कुंडली में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उसमें अगर हम बार बार चुंबक को ले आएंगे तो क्या होगा? एक क्षणिक मतलब थोड़ा देर के लिए उसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, धारा आ जाएगा। इस एक सरल प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया 5.4 में। तांबे के तार को बंद लूप, जैसा कि यहाँ दिखाया गया, लूप मतलब तार को बंद करके रखना, आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा सूचित करने वाला एक युक्ति है से जोड़ दिया जाता है। इसको क्या करेंगे? विद्युत धारा का युक्ति है बनाने वाला, जो कि हमेशा यह बताएगा कि इसमें विद्युत धारा है या नहीं। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष की सीध में स्थिर रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेतक का कोई विक्षेप नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का संकेतक का कोई विक्षेप नहीं होता और अर्थात लूप में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। अगर मान लो कोई एक यहाँ बोल रहा है एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष के सीध में स्थिर रखते हैं सिर्फ, तो क्या कुछ विद्युत धारा उत्पन्न होगी? नहीं। लेकिन इसमें लूप को स्थिर रखे
और क्षण चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाने या उससे दूर ले जाने पर फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर अर्थात चुंबक की और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर, दूसरे शब्दों में उनकी बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर के संकेतिक का विक्षेप होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। जब तक उस होल के अंदर से छड़ को हम लोग आर पार करते रहेंगे तब तक उसमें विद्युत उत्पन्न होते रहेगा। जैसे ही वह गति बंद हो जाएगा उसका धारा भी बंद हो जाएगा तथा इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त करना, हमने देखा है कि चुंबक के बदलते चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। क्या किसी विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रेरित की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर हम निम्नलिखित क्रियाकलाप से करेंगे कि क्या ऐसे हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं। देखो क्रियाकलाप 5, एक लंबी कांटी लेकर उस पर 2 कुंडलियां अगल बगल लपेटते हैं। उनमें से एक कुंडली को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ते हैं। इसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरी कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। इस कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। द्वितीय कुंडली एक को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और एक को बैटरी से जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर पर देखते हैं कि स्विच को दबाते ही हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई हल्का सा विक्षेपित होकर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है, जबकि स्विच अभी भी बंद है। अब स्विच को खोल देते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होकर तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। जब हम लोग यहाँ पे बोल रहा है, ये गैल्वेनोमीटर में जो हमारा स्विच जब तक हम लोग दबाएंगे नहीं तब तक करंट इसमें जाएगा नहीं, लेकिन इसमें देख रहे हैं क्या, एक मतलब गैल्वेनोमीटर कुछ जो है हल्का विक्षेपित हुआ। जैसे आप स्विच देंगे तो थोड़ा और विक्षेपित हो जाएगा। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तित होता है, द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और स्विच को बंद करने पर प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ता है। यह परिवर्तन बहुत कम समय में हो जाता है। उसी प्रकार जब हम स्विच खोल देते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान अपने महत्तम मान से बहुत कम समय में 0 तक घटता है और जब भी प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ती है या घटती है, तब उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता या घटता है, अर्थात परिवर्तित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले इसी परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और इसी कारण जो है प्रथम कुंडली में जब विद्युत धारा डालेंगे तो दूसरे में अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित धारा की दिशा तथा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये तो हम लोग वाम हस्त नियम पे देखे। अब हम लोग देखेंगे प्रेरित धारा का दिशा और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र से समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो चालक में धारा प्रवाहित होता है और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। मतलब जब किसी सीधे चालक को, सीधे चालक मतलब सीधा जो यहाँ से कंडक्टर होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाए तो चालक में धारा प्रेरित होता है। क्या निकलेगा, धारा। और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इसको कौन दिया नियम, फ्लेमिंग, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इनके अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखा गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। तो मध्यमा किसको प्रेरित करेगी, धारा को। अब है विद्युत जनित्र। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अंगूठा क्या बता रहा है, तो गति को, और तर्जनी क्या बता रहा है, क्षेत्र को, और मध्यमा क्या बता रहा है, धारा को, है ना। सिर्फ चीज यहाँ पे इसको बार बार अगर हम लोग गति देंगे हमारा क्या इसमें आएगा, विद्युत आएगा। अब देखो इसको एक विद्युत जनित्र कैसे बनता है। विद्युत जनित्र, देखो अभी हम लोग पढ़े थे विद्युत मोटर,
अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत जनित। विद्युत मोटर में क्या था, करंट देने से आर्मेचर घूम रहा था, उससे क्या हो रहा था, हमारा वो बार बार घूम रहा था, विद्युत देने से बार बार घूम रहा था। ठीक है, तो आर्मेचर से हमारा करंट बार बार बदल रहा था, इसलिए चुंबक क्षेत्र में वो बार बार घूम रहा था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत इसमें नहीं दे रहे हैं, इससे विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। दिष्ट धारा जनित्र की मूल संरचना को प्रदर्शित करता है। इसमें विद्युत रोधित तांबे के तार की कुंडली एवं नरम लोहे के क्रोड पर लपटी रहती है। इसमें क्या होता है, तो विद्युत रोधित तांबे के तार की कुंडली जो है कॉइल बना हुआ रहता है, एबी के नरम लोहे क्रोड पर, ए बी जो दिख रहा है आर्मेचर टाइप का ही है ना, लिपटी रहती है, इसे आर्मेचर कहा जाता है। इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक NS, शक्तिशाली चुंबक है N और S, जिस क्षेत्र चुंबक कहते हैं के ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर तांबे के विभक्त वलय के दोनों अर्धों में C1 C2 से जुड़े हुए होते हैं। जो वलय इसमें होता है उसका नाम क्या है, C1 C2, और कार्बन ब्रश का नाम क्या है, B1 B2। तो दो कार्बन ब्रश है B1 एवं B2, विभक्त वलयों का हल्के से स्पर्श करते हैं। ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति को ठीक ठाक पार करते हैं तो विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर भी होते हैं। इस विभक्त वलय को दिक् परिवर्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक, अर्थात दिशा परिवर्तन करने वाला, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोधक R में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं और हम इस जनित्र को डायनमो या दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, यानी DC करंट जनित्र कहते हैं। अर्थात जो हम लोग शादी विवाह कोई पार्टी फंक्शन में जो लाते हैं जनरेटर, उस जनरेटर में जो है वह जनरेटर स्टार्ट होता है और वह उसके अंदर जो लगा रहता है दिष्ट धारा जनित्र लगा रहता है डायनमो। डायनमो जब घूमता है तो हमारा करंट आता है। ठीक है, यदि एक विभक्त वलय के स्थान पर दो सर्पी वलय C1 और C2 का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट कहते हैं और जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा यानी AC जनरेटर कहा जाता है। जिसमें AC करंट आएगा उसको क्या कहेंगे, AC जनरेटर। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग इसको पढ़ के कंप्लीट किया जाएगा, है ना। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बताया गया है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले 3-4 पेज पढ़ना है और पुनः फिर से आपको क्या करना है, 3-4 पेज पढ़ने के बाद आपको जो रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखना है, कहाँ तक पढ़ाया गया है उस वहाँ तक के बाद आपको क्या करना है, फिर से रीडिंग करना है और टिक टाक करके रख लेना है पेंसिल से, जिससे आप गूगल क्लासरूम में आराम से फिर से पूछ सकते हैं। प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है, घर में गर्म पानी पीना है और इस कोरोना को दूर भगाना है। ठीक है, ताकि जल्दी से कोरोना भागे और हम लोगों का सभी का फिर से बढ़िया से पढ़ाई लिखाई और सारे दुनिया फिर से अपने पुनः जैसे पहले स्थिति में थी उस तरह से चले। ओके, बाय।